आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका भारत को अगला बांग्लादेश बनाना चाहता है। इसके लिए उसने एक चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह के 4 आधार हैं। पहला, अराजकता। दूसरा, सांप्रदायिकता। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ तनाव। और चौथा, सरकार के सहयोगियों में दरार। क्या इस चक्रव्यूह के आधार पर अमेरिका भारत में मोदी सरकार का तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएगा? खबरों की तह तक में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। बांग्लादेश में तख्ता पलट से 8 महीने पहले रूस ने एक सनसनीखेज दावा किया था। तब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा था कि अगर चुनाव के नतीजे अमेरिका के लिए संतोषजनक नहीं हुए तो वो बांग्लादेश को अरब स्प्रिंग की तर्ज पर अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। अरब स्प्रिंग के तर्ज पर, यानी जिस तरह 2010 के अंत में ट्यूनीशिया में विद्रोह हुआ और मिस्र, बहरीन, लीबिया, सीरिया, यमन जैसे देशों तक फैला और सत्ता परिवर्तन की वजह बना। हर जगह अमेरिका ने अराजकता फैलाने में मदद कर विद्रोहियों को शह दी और लोकतंत्र को मजबूत करने की आड़ में अपनी नाक घुसाई। अब बांग्लादेश के घटनाक्रमों पर नजर डालिए। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले 12-13 दिसंबर 2023 को तत्कालीन सरकार के विरोध में सड़कों को ठप कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। रूस ने उसी वक्त बता दिया कि इन विरोधों के पीछे अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों का दिमाग है। रूस ने उसी वक्त ये भी बता दिया कि अमेरिका साजिश के तहत बांग्लादेश पर चुनावी धांधली का आरोप लगाकर वहां के अंदरूनी मामलों में दखल देगा। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बन गई, लेकिन इसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर विद्रोह की चिंगारी फूटी और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। वैसे तो आरक्षण से जुड़ा फैसला बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन विरोध शेख हसीना का हुआ। बाद में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जान बचाकर भारत आई और ये साफ कर दिया कि अमेरिका ने उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। यानी चुनाव से पहले साजिश और नाकामी मिलने पर चुनाव के बाद तख्ता पलट। आरोप लगे कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अमेरिकी फंडिंग से हुआ, जिसके पीछे अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस भी थे। अब जरा बांग्लादेश वाले हालात से भारत की तुलना कीजिए। जैसे जैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई, मोदी ताकतवर होते गए, देश हित में मजबूत फैसले करने लगे, उन्हें तानाशाह बताकर आंदोलन शुरू होने लगे। किसान आंदोलनकारियों को विदेशी ताकतों का साथ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू का साथ, आंदोलन के दौरान लाल किले पर हमला, उससे पहले CAA के खिलाफ आंदोलन, ये सब कुछ इस तरह किया गया जिससे देश में अराजकता का माहौल लगे। कुछ उसी तरह जैसे अरब देशों में विद्रोह के दौरान दिखा, कुछ उसी तरह जैसा बांग्लादेश में विद्रोह के दौरान दिखा। एक तरफ भारत के अंदर माहौल बिगाड़ा जा रहा था तो दूसरी तरफ भारत के बाहर भी साजिशें रची जा रही थी। कनाडा में आतंकियों के मारे जाने को अमेरिका की शह पर भारत से जोड़ा जाने लगा। पाकिस्तान में आतंकियों के मारे जाने को भारत के एक्शन से जोड़ा जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप भारत पर मढ़ दिया। आतंकवाद के खिलाफ लेक्चर देने वाले अमेरिका का ये दोगलापन था। इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हुई। जॉर्ज सोरोस ने खुलकर बोला कि उन्होंने भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए बड़ा फंड जमा कर रखा है। विदेश के हैंडल से सरकार विरोधी पोस्ट किए जाने लगे। अब जरा रूस के उस दावे पर गौर कीजिए जो उसने बांग्लादेश की तरह भारत के लिए किया था। 9 मई 2024 को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि
अमेरिका भारत के चुनाव में दखल दे रहा है। अमेरिका ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उसके दावे से मेल नहीं खाता। मसलन चुनावों से ठीक पहले अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी कर मानवाधिकार उल्लंघन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चोट और भ्रष्टाचार के आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार की आलोचना की और इन मुद्दों को तूल देने की कोशिश की। अब आप ही सोचिए, शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश से जेल गए और ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की गई। चुनाव के दौरान मोदी को तानाशाह बताया जाना, भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया जाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाना और संविधान बदलने की साजिश रचने के दावे करना। क्या इन पर आप कभी गौर करें या किए? ऐसी ही बातें इस वक्त अमेरिकी चुनाव में भी कहे जा रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि भारत में सरकार पर ये आरोप लगाए गए, अमेरिका में विपक्ष पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे मुद्दे, इनमें इतनी समानता है मानो भारत वाली स्क्रिप्ट ही अब अमेरिकी चुनाव में पढ़ी जा रही हो। यही सब आरोप बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार पर भी लगाए गए थे। हूबहू बांग्लादेश जैसी साजिश भारत के मामले में भी दिखी। इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत में भी अमेरिका तख्तापलट के मंसूबे पाल रखा है। अब कुछ घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। बांग्लादेश के तख्तापलट के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बता चुके हैं। बांग्लादेश जैसे हालात का मतलब अराजकता से है। अब ऐसी तुलना के लिए वैसा माहौल भी बनाना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए चुनाव के बाद के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालिए। नतीजे आने से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कहा कि नतीजे खराब आए तो देश में हिंसा फैल जाएगी। चुनाव नतीजों के बाद देश में अचानक रेल दुर्घटनाओं में तेजी आ गई। भारत की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काने के लिए साजिश के तहत रेल हादसे कराए जा रहे हैं और इसकी कोशिशें अब भी जारी हैं। इसे रेल जिहाद तक कहा जा रहा है। ये तो हुई अराजकता से जुड़ी बातें। अब अमेरिकी चक्रव्यूह के बाकी 3 पहलुओं में से दूसरे की, यानी पड़ोसियों के साथ रिश्ते की। पड़ोसी देशों में भारत के बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तख्तापलट के बाद ये रिश्ते खराब हों, अमेरिका इसकी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और अत्याचार पर उसने चुप्पी साध ली, जबकि मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका किसी भी जगह धौंस जमाने की जगह तलाश लेता है। लेकिन बांग्लादेश को यह कहकर अमेरिका भड़का रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर भारत बांग्लादेश में मिलिट्री दखल दे सकता है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किसी भी सूरत में भारत से अच्छे रिश्ते बढ़ाने की तरफ नहीं बढ़े। वाशिंगटन पोस्ट ने तो इसी मकसद से एक खबर भी छाप डाली। अराजकता को शह और पड़ोसी बांग्लादेश से रिश्ते खराब करने की साजिश के बाद अमेरिका एनडीए के घटक दलों में खटपट कराने की साजिश भी रच रहा है। अमेरिका की कोशिश सांप्रदायिक आधार पर देश में दरार पैदा करने की है ताकि मौजूदा सरकार कमजोर हो। इसी मकसद से अमेरिका ने मोदी सरकार के खिलाफ एक नया हथियार निकाला है। इस हथियार का नाम है अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च। अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च दुनिया भर में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता है। इसी मकसद से ये हैदराबाद के बैप्टिस्ट चर्च की भी फंडिंग करता है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने दावा किया है कि अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च ने हैदराबाद के बैप्टिस्ट चर्च के जरिए टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया। हैदराबाद के बैप्टिस्ट चर्च के जरिए चंद्रबाबू पर एनडीए से अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। हैदराबाद में अमेरिका की काउंसल जनरल
जेनिफर लार्सन चंद्रबाबू नायडू से मिल चुकी हैं। जेनिफर लार्सन चंद्रबाबू नायडू के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से भी मिल चुकी हैं। और जो कसर बाकी है उसे इससे समझिए कि जेनिफर लार्सन ने AIMIM के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों के सिरों को जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका चाहता है कि संसद में शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार वक्फ एक्ट बन सकता है। वक्फ संशोधन एक्ट फिलहाल JPC के पास है, जिसे शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखने की कोशिश होगी। संसद में जिस TDP ने इसका समर्थन किया था, अब उसी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव फतुल्लाह मोहम्मद ने वक्फ एक्ट की 40 धाराओं को बोर्ड और मुसलमानों के लिए चिंताजनक बताया है। अमेरिका को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें NDA के कुछ सहयोगियों को तोड़ना मुश्किल नहीं। साथ ही ये मुद्दा देश में सांप्रदायिक दरार बढ़ाने की भी ताकत रखता है। इसलिए बांग्लादेश की घटना के बाद अमेरिका ही नहीं, भारत के सत्ता और विपक्ष के नेताओं के रुख और बयानों का ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या अमेरिका किसी भी सूरत में भारत को बांग्लादेश की राह पर ढकेल सकता है? क्या भारत के नेता अमेरिका के इशारे पर काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।